नमस्कार। डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है इल्तुतमिश की विजय, पार्ट थर्ड। इल्तुतमिश के प्रथम पार्ट में हमने इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने इल्तुतमिश के प्रमुख कार्यों के बारे में वर्णन किया था और आज थर्ड पार्ट में हम इल्तुतमिश के द्वारा की गई भारत के अनेक प्रदेशों की विजयों के बारे में वर्णन करेंगे। इल्तुतमिश गुलाम का गुलाम होते हुए भी अपनी योग्यता के बल पर सुल्तान के पद पर पहुंचा। उसकी वीरता से खुश होकर मोहम्मद गौरी ने उसे ऐबक से पहले ही उसे दास्ता से मुक्त करवाया। इल्तुतमिश को जो राज्य प्राप्त हुआ था वह अस्थिर व बहुत छोटा था, जिसमें अनेक राजपूतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। दूर के प्रांत साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। ऐबक के समय में हिंदू राजाओं ने आक्रमणकारी नीति अपना ली थी और वे विभिन्न स्थानों पर तुर्की राज्य को समाप्त कर रहे थे। हिंदू राजाओं की शक्ति को कमजोर करने और तुर्की राज्य से छीने गए स्थानों को पुनः जीतने के लिए इल्तुतमिश को कठोर आक्रमणकारी नीति अपनानी पड़ी, जिसमें वह बहुत हद तक सफल रहा। तो इल्तुतमिश के समय हम देखें तो इल्तुतमिश जब सिंहासन पर बैठा तो ऐसी स्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि बहुत कम समय तक शासक रहा था और वो पूरी तरह से जो भारत के हिंदू राज्य थे उनको नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु के बाद और उसका पुत्र जो अयोक था आराम शाह गद्दी पर बैठा। दूसरा, इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों का लाभ उठाकर अनेक हिंदू राजाओं और राजपूत राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था और अपने साम्राज्य की सीमाओं को वो बढ़ाते चले जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश को कठोर आक्रमणकारी नीति अपनानी पड़ी, विजय नीति अपनानी पड़ी, जिसके कारण से उसने अपने राज्य को न केवल सुरक्षित बनाए रखा बल्कि अपने साम्राज्य का भी विस्तार करने में वो सफल रहा। तो उसकी विजय नीति में हम सबसे पहले करेंगे राजपूत राज्यों पर विजय करना। इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंभौर को जीता। उसके बाद मंडौर जो कि जोधपुर में था पर अधिकार किया। 1228 में जालौर के शासक उदय सिंह को अपना आधिपत्य स्वीकार करने और वार्षिक कर देने के लिए बाध्य किया। बयाना, अजमेर, नागौर आदि को भी उसने जीता। 1231 में ग्वालियर पर उसने विजय प्राप्त की। 1234 और 35 में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया और भिलसा, उज्जैन आदि को लूटा। तुर्कों ने भिलसा के प्राचीन हिंदू मंदिरों को भी उसने लूटा। इसके अतिरिक्त हम देखें तो इल्तुतमिश ने बदायूं, कन्नौज, बनारस, कटिहार आदि को भी पुनः जीतने में सफलता प्राप्त की। अवध में भी तुर्की सत्ता को उसने पुनः स्थापित किया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने तत्कालीन चौहानों, प्रतिहारों, चंदेलों, भाटी आदि राजपूतों के वंशों को पराजित करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया। तो इल्तुतमिश एक योग्य और हम कहें वीर शासक था, शक्तिशाली शासक था। अपने छोटे से अस्थिर साम्राज्य जो उसको प्राप्त हुआ था उससे वह संतुष्ट नहीं था और अपने साम्राज्य को वो बढ़ाना चाहता था। दूसरा, अपने राज्य में अव्यवस्था को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं था। जो विभिन्न आक्रमणकारियों के द्वारा, हिंदू अधिकारियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा जो अपने राज्य विस्तार कर रहे थे उसके प्रति उसने आक्रमणकारी नीति अपनाई। तो इसके संदर्भ में हम देखें तो सबसे पहले रणथंभौर, जो कि रणथंभौर में हम देखें चौहान राज्य की स्थापना जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, उसके हाथों द्वारा की गई थी। पृथ्वीराज चौहान जो कि तराइन के सेकंड युद्ध में पराजित हो गया था। उसके बाद में हम देखें उसके पुत्र गोविंद राय चौहान ने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ऐबक ने अजमेर के स्थान पर उसे रणथंभौर का शासक नियुक्त किया, यहाँ रहते हुए और उसे अपने अधीन स्वरूप उसे वार्षिक कर देने के लिए बाध्य किया। तो कुछ समय तक तो हम देखें जब तक गोविंद राय जीवित था तब तक तो वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को वार्षिक कर देता रहा, लेकिन उसके पुत्रों ने हम देखें कि वार्षिक कर देने से इनकार कर दिया और अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने लगे। इस कारण से इल्तुतमिश को रणथंभौर पर आक्रमण करना पड़ा और उसको जीतकर उसने कुछ समय के लिए उस पर अधिकार कर लिया। इसी प्रकार से मंडौर पर उसने अपना अधिकार स्थापित किया।
जालौर के शासक को भी अपने अधीन किया। इसके अलावा राजस्थान के अलावा हम देखें तो ग्वालियर पर भी उसने विजय प्राप्त की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हम देखें तो बनारस है, कन्नौज आदि प्रदेश जो हिंदू राज्यों के गढ़ थे उन सब पर उसने अधिकार किया। यहाँ पर उसने हम देखें धार्मिक कठोरता की नीति भी अपनाई और मंदिरों को तोड़ा। और उसके बाद हम देखें तो इन सब कारणों से उसने राजपूत राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में वो सफल रहा। दूसरी उसकी विजय थी बंगाल विजय। बंगाल धनी संपन्न और व्यापारिक प्रदेश था। साम्राज्य से दूर होने के कारण बंगाल में विद्रोह की भावनाएं अधिक पनपती थीं। कुतुबुद्दीन ऐबक के समर्थन और सहायता से अली मर्दन बंगाल का सूबेदार बना, परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कुछ समय के बाद खिलजी अमीरों ने उसका वध कर दिया। उसके स्थान पर 1211 ईस्वी में हुसामुद्दीन ऐवाज गयासुद्दीन की उपाधि धारण करके स्वतंत्र शासक बना। उसने अपने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार हम देखें तो इल्तुतमिश ने जो कि बंगाल जो कि दिल्ली सल्तनत से दूर था इसका फ़ायदा उठाकर, और दूसरा धनी संपन्न राज्य था, व्यापारिक राज्य था, बंगाल की खाड़ी से बहुत अधिक व्यापार उस राज्य में होता था। तो धनी होने के कारण, दूर होने के कारण यहाँ विद्रोह की भावना अधिक पनपने लगी। बंगाल में क्योंकि खिलजी मुस्लिमों का अधिकार था तो ऐसी स्थिति में उन्होंने दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की अवज्ञा करना आरंभ कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना प्रारंभ कर दिया था। इल्तुतमिश ने एक के बाद एक 3 बार बंगाल पर आक्रमण किए। अंत में 1229 में बंगाल के विद्रोह को दबाने में वह सफल रहा और उसमें विजय प्राप्त करने में उसको सफलता मिली। सुल्तान ने बंगाल और बिहार को 2 सूबे बनाकर दोनों में अलग अलग सूबेदारों की नियुक्ति की जिससे वहां शांति स्थापित हो सके। उसकी योग्यता के कारण हम देखें बंगाल उसकी मृत्यु तक उसके अधीन रहा। तो बंगाल के न केवल उसको विजय प्राप्त करने में उसको सफलता मिली, परंतु उसने आगे भी ये विजय स्थायी रह सके, इसलिए इल्तुतमिश ने एक और कार्य किया कि बंगाल क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रांत था और वो संगठित ना हो सके, इसलिए उसने इल्तुतमिश ने बंगाल का विभाजन कर दिया और बंगाल और बिहार करके 2 सूबे बना दिए अपने राज्य में और वहाँ अलग अलग सूबेदारों की नियुक्ति कर दी जिससे कि बंगाल संगठित ना हो सके और विद्रोह ना कर सके। तो इस कार्य में उसे सफलता मिली। जब तक वो जीवित रहा बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने सैनिक गुणों के कारण उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और अपनी मृत्यु तक अपने उत्तराधिकारियों को एक विशाल और संगठित और स्थायी साम्राज्य वो छोड़ के जाता है। नमस्कार।